ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। और अब देखिए थोड़ा सा जो ये प्रश्नों और उत्तर के क्रम को यहीं रोकने के लिए और रोकेंगे, क्योंकि अभी हम एक अर्निंग से बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले जो मैं कोफोज की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, सुधीर जी से खास तौर पे खुल के बातचीत हुई। आज कोफोज टॉप गेनर है, सेकेंड गेनर है परसिस्टेंट, और इनके भी नतीजे है। और इन्हीं नंबर से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कंपनी के CFO विनीत त्रिदेसाई साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग रिएक्शन मार्केट दे रहा है आज, स्टॉक आपका करीब 10% ऊपर, एंड स्पेशली मोर स्पेशली ऑल टाइम हाई। अच्छा, मोरलेस मैं पहला सवाल तो अपना यही कहूँगा सर कि अब यहाँ से आगे चलते हुए आप जो मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री है वो क्या देख रहे हैं? क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं सारी IT कंपनियों ने जो सैलरी हाइक का जो आई थिंक प्रेशर था वो एबिट मार्जिन्स पे क्लियरली विजिबल है। आगे की जो मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री है आपको क्या लग रही है? देखिए ये क्वार्टर में 5.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और हमारी 18% एनुअल ग्रोथ दिखाई दी है। ये इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ है और ये 18th हमारा कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जहां हमने इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दिखाई है। सो हम ये क्वार्टर का परफॉर्मेंस देख के हमें काफ़ी खुशी हो रही है। ये एग्जैक्टली जैसे हमने प्लान किया था, जैसे हमारी डील्स की क्लोजर की एक्सपेक्टेशन थी और उसका रेवेन्यू कन्वर्जन का एक्सपेक्टेशन था, वो सब जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे ही प्लान आउट हुआ है। हमारी एस्पिरेशन तो ऐसे ही रहेगी कि ये ग्रोथ मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हमारी डील विंस अच्छी रही है ये क्वार्टर में। TCV देखिए और उसका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कन्वर्जन भी देखिए, तो वो भी एक अच्छी तरह से इंडिकेशन करता है कि ये ग्रोथ मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू होने में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। मार्जिन में भी हम ये मैं आपने जैसे ठीक कहा कि हमने परसेंटेज टर्म्स में हमने एबिट मार्जिन सस्टेन किया है, मगर ये हमने पूरे सैलरी इंक्रीज का इफेक्ट एब्सॉर्ब करने के बाद 14% सस्टेन किया है। तो ये एक हमारे लिए एक काफी गर्व की बात है कि परसिस्टेंट एक वन ऑफ द फ्यू कंपनीज है कि जो करंट एनवायरनमेंट में उसने अपने पे हाइक्स को जो शेड्यूल था उसके हिसाब से डिक्लेयर करके इम्प्लीमेंट किया और वो इसका इम्पैक्ट एब्सॉर्ब करने के बाद भी मार्जिन में सुधार दिखाई दिया। तो ये हमारे लिए एक काफ़ी गर्व की बात है कि वो एक अच्छी तरह से पैन आउट हुआ है। हमने साल की शुरुआत में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम चालू किया था। उसका एक थोड़ा इफेक्ट पिछले क्वार्टर में दिखाई दिया था, मगर उसका मेजर इफेक्ट ये क्वार्टर में आपको दिखाई दिया है और उसका ये हमें कॉन्फिडेंस है कि ये सेम मोमेंटम आपको अगले क्वार्टर्स में भी दिखाई देगा। तो हमारा जो एस्पिरेशन है कि यहाँ से अभी वेज हाइक जो हमारा एक साल का पूरा बड़ा इम्पैक्ट रहता है वो अभी हमारे पीछे बिहाइंड दैट्स बिहाइंड अस। सो आगे जाके यहाँ से हमें बिल्डअप करना है और एज वी एंटर FY 26 हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे शुरुआत करनी है। तो मार्जिन यहाँ से भी इम्प्रूव होगा और हमें कॉन्फिडेंस है कि जो हम मेजर्स ले रहे हैं उसका उसका बेनिफिट आगे के क्वार्टर्स में आपको दिखाई देगा। ओके। अच्छा विनीत जी, अब मैं सेकेंड हाफ को लेकर आपसे व्यू चाहूँगा। सेकेंड हाफ में क्योंकि US एक बड़ा आई थिंक इवेंट है जिसको हम फेस भी कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वहाँ पे। सेकेंड हाफ के लिए आपका आउटलुक क्या है? और एक और चीज़, ये जो लास्ट 2 क्वार्टर्स में एक इम्प्रेशन मिल रहा है कि द मोस्ट ऑफ द आई थिंक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस विल कम फ्रॉम BFSI। आपका भी यही मानना है क्या? टेक आपका यही है? नहीं जैसे कि आपने देखा कि Q2 में हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर BFSI स्पेस में 7.5% की ग्रोथ दिखाई दी है। एक थोड़ा सा मार्जिनल इम्पैक्ट जो आता है फरलोज की वजह से Q3 में, वो अगर निकाल दें तो बाकी उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। हमारे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शंस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, हमारी डील क्लोजर अच्छी हो रही है। तो हमें स्ट्रक्चरली कोई चेंज नहीं दिख रहा है और हमें कॉन्फिडेंस है कि ये अगले H2 में भी आपको ऑल सेक्टर्स में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। हाईटेक एक हमारा एक सेक्टर है जो एक थोड़ा सा स्लो डाउन सिचुएशन में था पिछले 2 क्वार्टर में, मगर अभी जो हमने कुछ डील्स साइन किए हैं उसका इफेक्ट आपको अगले 2 क्वार्टर में आपको दिखाई देगा। हमें लगता है कि ये हाईटेक सेक्टर एक बॉटमिंग आउट फेज में आया हुआ है और यहाँ से आपको हाईटेक सेक्टर भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाना चालू कर देगा। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो हाईटेक, BFSI और HLS, ये अगर तीनों वर्टिकल्स अच्छी तरह से ग्रो होने लगेंगे तो हमारी जो इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ पोजीशन है वो कंटिन्यू हो सकती है।
अच्छा, अब एक और स्पेस के बारे में बात करते हैं जो आई थिंक आज की तारीख में सबसे हॉट सेगमेंट है सर, जिसका जिक्र आपने इनफैक्ट अपनी जो प्रेजेंटेशन थी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उसमें भी किया था कि AI इज़ डूइंग वेल और यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग्स भी आएंगी। इस पर आपका टेक? सी AI अभी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी ही है, मगर हमारी सासवा 2 करके जो हमने अभी ऑफरिंग लॉन्च की है, जो पूरा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल डेवलपमेंट को और उसके बियॉन्ड AI को लेके काफ़ी हद तक सॉल्यूशंस इम्प्रूव करने में हमको मदद कर रही है। उसका वो सॉल्यूशंस हम हमारे कस्टमर्स के पास लेके जा रहे हैं। काफ़ी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हमने किए हैं। अभी AI हमारा हर कस्टमर को ऑफरिंग में AI हैज़ बिकम लाइक अ नेचुरल इंग्रेडिएंट, और वो उसकी वजह से हम इधर कस्टमर को बता सकते हैं कि आप ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो हम कम एफर्ट्स में कर सकते हैं, कम कॉस्ट में कर सकते हैं, मोर इफेक्टिवली कर सकते हैं, प्रोडक्टिव कर सकते हैं। तो ये जो बेनिफिट्स है वो अभी देख के कस्टमर्स काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और हमें काफ़ी विंस भी मिल रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने ये क्वार्टर में 2 एक्विजिशंस की। एक स्टारफिश था, जहाँ कॉन्टैक्ट सेंटर मॉडर्नाइजेशन, तो वहाँ ऑलरेडी AI लेड उनके पास प्लेटफॉर्म है, जो भी हम अभी हमारे कस्टमर्स के साथ पास लेके जा रहे हैं। दूसरा आर्का, जो डेटा प्राइवेसी लेड एक्सपर्टीज और प्लेटफॉर्म है, जहाँ AI बेस्ड हम सॉल्यूशंस लेके जा रहे हैं। तो हमारी इन्वेस्टमेंट AI में काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी हो रही है, और उसका जो सॉल्यूशंस हमारे कस्टमर्स को हमने दिखाई है वो काफ़ी हद तक कस्टमर्स को पसंद आए हैं। तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, और वो आगे की जो पाइपलाइन और डील क्लोजर की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये सब इंक्लूडेड है। सो ये अभी हमारा एक बेसिक इंग्रेडिएंट बन गया है AI हर ऑफरिंग में। जी, थैंक यू सो मच विनीत सर, अपना समय देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। कहाँ से आई ये नंबर्स? कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 4.3% की एक्सपेक्टेशन थी, ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन कम की थी, एक्सपेक्टेशन 4.3 की थी, लेकिन ये तो वो बात हो गई कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्टूडेंट से कि 98% लाया, वो 99 ले आए, तो ये उस तरीके का मामला है। मुझे लगता है ये स्टॉक 52 वीक हाई हिट करेगा। दूसरा बिग स्टॉक कोफोर्ज, जीरो प्रमोटर होल्डिंग होने के बावजूद, और जब पूरा माल छोड़ दिया था बेरिंग ने, नंबर्स ऑब्वियसली इंक्लूडेड हैं, लेकिन फिर भी अदरवाइज ऑल्सो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो परसिस्टेंट और कोफोर्ज यहाँ पे तो मैं डार्क ग्रीन लेके चल रहा हूँ। आज इनफैक्ट 3 स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं वीरू एक बार फाइनली फटाफट। एक बार परसिस्टेंट, कोफोर्ज और बजाज फाइनेंस, तीनों लेकर आइए। आज सुबह तीनों ये आइडेंटिफाई हुए थे कि आज के शायद स्टॉक्स ऑफ द डे में। थैंक यू मानस सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जितने भी सवाल आपसे पूछे गए बखूबी उनके आंसर देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलो अब बात करते हैं मनी कंट्रोल। अब मनी कंट्रोल प्रो के डबल दिवाली धमाके की बिजनेस, बाजार, फाइनेंशियल खबरों के लिए मनी कंट्रोल नंबर 1 डेस्टिनेशन है। सितंबर महीने के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि मनी कंट्रोल ने अपनी लीडरशिप को और मजबूत करते हुए अपने नियर जो इनकी पीयर्स हैं यानी कि ईटी को बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो मनी कंट्रोल ईटी से करीबन 30% बढ़ा है। 53.16 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ मनी कंट्रोल नंबर 1 पोजीशन में है, जबकि ईटी के पास 41.37 मिलियन ही है, यानी कि ईटी के मुकाबले करीबन 12 मिलियन यूनिक विजिटर्स ज़्यादा हैं। अगर पेज व्यूज़ और टाइम स्पेंड के मामला देखा जाए तो इसमें भी मनी कंट्रोल ईटी के मुकाबले काफ़ी आगे है। इधर देश के सबसे बड़े डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो ने भी कमाल किया है। इसके पेड सब्सक्राइबर भी 10 लाख के पार चले गए हैं। मनी कंट्रोल प्रो के सब्सक्रिप्शन नंबर दुनिया के टॉप 15 बड़े न्यूज सब्सक्रिप्शन में शुमार है। आपको बता दें कि मनी कंट्रोल लिस्टेड कंपनी नेटवर्क 18 का हिस्सा है। स्क्रीन में दिख रहे बारकोड को स्कैन कीजिए और बने रहिए मनी कंट्रोल प्रो का हिस्सा।